हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइम। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स डिस्कस किया था। आज मैं जनरल प्रॉपर्टीज एंजाइम्स की और एंजाइम्स की बेसिक डेफिनेशंस एक्सेट्रा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंजाइम्स होते क्या हैं, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। सो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। बायोकैटलिस्ट दैट इज कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। एंजाइम्स सारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब ये बायोकैटलिस्ट इनको भी कहते हैं। तो ये एंजाइम्स जो भी तरह के एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। तो ये प्रोटीन ज्यादातर जितने एंजाइम्स पाए गए हैं उनको सब प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। तो बेसिकली एंजाइम्स की भी यूनिट अमीनो एसिड्स ही होते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। तो कुछ एंजाइम जो प्रोटीनेशियस एंजाइम, कुछ मोस्टली सारे 95% या 99% एंजाइम्स तो प्रोटीनेशियस होते हैं। कुछ एंजाइम्स जो आरएनए मॉलिक्यूल, जिनका केमिकल नेचर में आरएनए मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उनको हम राइबोजाइम कहते हैं। सो बेसिकली एंजाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, जो प्रोटीन से बने होते हैं। बट समटाइम्स आरएनए जो मॉलिक्यूल है ये भी एंजाइम्स की तरह वर्क करता है, और ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल को हम राइबोजाइम कहते हैं। तो मैं अभी वीडियो के बाद में राइबोजाइम के बारे में बात करेंगे थोड़ा। सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एंजाइम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहले सिंपल एंजाइम्स और कॉन्जुगेटेड। सिंपल प्रोटीन जब एंजाइम की तरह वर्क करती है तो सिंपल प्रोटीनेसिस एंजाइम को कहते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जब कोई किसी प्रोटीन से कोई नॉन प्रोटीनेसियस पार्टिकल या एंटिटी अटैच हो जाती है तो जो एंजाइम बनते हैं उन्हें कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। सो हमने यहाँ पे बात की एंजाइम्स और बायोकैटलिस्ट, प्रोटीनेसिस इन नेचर, और अभी राइबोजाइम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं। अगर वो प्रोटीन सिंगली अकेले प्रोटीन एंजाइम की तरह वर्क कर रही है तो उन एंजाइम्स को सिंपल एंजाइम्स कहेंगे, और प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन से बने हुए एंजाइम्स कहेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एंजाइम होता है वो किसी नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट से मिलकर बनता है। तो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों को जब हम कॉन्जुगेटेड फॉर्म में देखते हैं तो उसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर रखते हैं। अब जो एंजाइम होता है बेसिकली जब किसी नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट से मिलकर बना हुआ एंजाइम तो उसको उस एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम। होलो एंजाइम में दोनों, होलो एंजाइम एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हाट? ऑफ प्रोटीनेशियस पार्ट एंड नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। सो होलो एंजाइम को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है, प्रोटीनेशियस एंड होलो एंजाइम को एक्वा एंजाइम। तो होलो एंजाइम को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं, एक्वा एंजाइम एंड कोफैक्टर। एक्वा एंजाइम जो होता है, एक्वा एंजाइम ये प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। ये एंजाइम में जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है वो एक्वा एंजाइम होता है, प्रोटीन पार्ट। और जो कोफैक्टर होता है ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट।
ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। सो अब कोफैक्टर को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। कई बार ये कोफैक्टर सिंपल मेटल आयंस होते हैं, सिंपल मेटल आयंस होते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनमें मेटल आयंस लाइक Zn2+, Mg2+, मैग्नीशियम, मैग्नीज आयन, आयरन, कॉपर, ये सब मेटल आयन एंजाइम का नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट बनाते हैं और एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। तो इनको मेटल आयंस में रखते हैं। जो दूसरी कैटेगरी होती है उनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है एंजाइम्स में, इनको हम कहते हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम इनको कहते हैं। अब कोएंजाइम में भी दो, कोएंजाइम को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है। अब बेसिकली जो कोएंजाइम होते हैं, ये बने होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से और पौष्टिक विटामिन वगैरह, उन सबसे इनको सिंथेसाइज होते हैं। अब कोएंजाइम्स इसके एग्जांपल है जैसे NAD+, FAD, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं कोएंजाइम के। अब कोएंजाइम को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है। नंबर 1 इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये कोवैलेंटली अटैच होता है, कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है और परमानेंट बॉन्ड होता है। तो एंजाइम से, जब एक होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम से प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोवैलेंटली, टाइटली या परमानेंटली बॉन्ड होता है। और जो सेकंड टाइप ऑफ कोएंजाइम है जिसे कहते हैं कोसब्सट्रेट। तो कोसब्सट्रेट ट्रांजिएंटली बॉन्ड होता है। ट्रांजिएंटली बॉन्ड है मतलब जब किसी भी एंजाइम में जब जरूरत होगी, एंजाइम जब रिएक्शन के टाइम पर कोसब्सट्रेट ये बॉन्ड हो जाएगा, ट्रांजिएंटली बॉन्ड रहता है। और फिर जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी, एंजाइम की जरूरत खत्म हो जाएगी, तो ये उससे डिटैच हो जाएगा। ये केस इसके जस्ट अपोजिट है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में वो कंप्लीटली परमानेंटली बॉन्ड रहता है, कोवैलेंटली बॉन्ड रहता है, और कोसब्सट्रेट में ट्रांजिएंटली बॉन्ड रहता है। सो ये कोवैलेंटली बॉन्ड। तो हमने भी बात की यहाँ पे सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की। तो एंजाइम्स सिंपल प्रोटीन से बने हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बने हो सकते हैं। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से एंजाइम बना होगा तो एंजाइम जब अपने कंप्लीटली फंक्शनल फॉर्म में होगा तो उसे होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, प्रोटीनेशियस पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एंजाइम कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर अगर इनऑर्गेनिक है, मेटल आयन के फॉर्म में है, इनऑर्गेनिक मेटल आयन है, तो उसको हम मेटल आयन कहते हैं। कोफैक्टर अगर इनऑर्गेनिक है तो मेटल आयन के फॉर्म में हो सकता है Zn2+, Mg2+, Mn2+, मैग्नीज आयन, तो ये सब फॉर्म में हो सकता है। और अगर ये कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, ये अगर ऑर्गेनिक इन नेचर होगा तो इसे कोएंजाइम कहते हैं। अब ये कोएंजाइम को भी हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोसब्सट्रेट। अगर कोएंजाइम पोर्शन ये एंजाइम से परमानेंटली अटैच रहता है, परमानेंटली बॉन्डेड रहता है, तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। बट इन सम केसेस ये कोएंजाइम को अपने जो एकोएंजाइम है इससे परमानेंटली बॉन्ड नहीं होता है, ट्रांजिएंटली बॉन्ड होता है और ये एंजाइम की रिएक्शन खत्म होने के बाद डिटैच भी हो जाता है। तो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होता है एंजाइम के लिए, तो इसे हम कोसब्सट्रेट कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया, बायोकैटालिस्ट प्रोटीन होते हैं नेचर में,
इक्वल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बने होते हैं। अब एंजाइम जो होते हैं, जो सबसे बेसिक पॉइंट एंजाइम का, एंजाइम हमेशा रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ये कैसे करते हैं, हमने एंजाइम काइनेटिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं। तो बेसिकली जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल, ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है। अब जब कोई केमिकल रिएक्शन होनी होती है नॉर्मली, तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो एक्टिव स्टेट होती है, जिस एक्टिव स्टेट पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, उस एक्टिव स्टेट और जो रिएक्टेंट की स्टेट रहती है, उनके बीच एक एनर्जी गैप होता है। इस एनर्जी गैप को ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इतनी एनर्जी जरूरत होगी रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये जो गैप यहाँ पे दिखाया गया है, ये एनर्जी एक गैप है, एनर्जी बैरियर है, ये इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। सो जब कोई भी कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी नेचुरल एक्टिवेशन एनर्जी होती है और काफ़ी हाई होती है। तो अब जब कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो एंजाइम बेसिकली क्या करता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसके जो गैप रहता है बैरियर, इसको कम कर देता है। लोअर जो फ्री एनर्जी बैरियर होता है, इसको कम कर देता है, लोअर कर देता है। तो अब यहाँ पे एक विद अ कैटलिस्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी ये कम हो गई। अब कम होगी तो रिएक्शन ये इजीली प्रोग्रेस होगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये बेसिकली बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सो यहाँ पे मैंने बात की इंक्रीज कैसे होता है रेट ऑफ रिएक्शन बाय एंजाइम। तो एक बार मैं फिर से चार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे लिखा है फ्री एनर्जी, जो फ्री एनर्जी का गैप रहता है, और रिएक्शन का एक्स एक्सिस पर रिएक्शन प्रोग्रेस। तो रिएक्शन आगे की तरफ प्रोग्रेस होगी जब फ्री एनर्जी गैप, जो ये फ्री एनर्जी गैप है, ये गैप, ये यहाँ जो गैप है फ्री एनर्जी का, ये गैप की एनर्जी मिनिमम होगा गैप। तो गैप को मिनिमम करने के लिए ही एंजाइम आते हैं। और एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम जैसा कि आपको पता है कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसी को कम कर देते हैं। तो फ्री एनर्जी बैरियर है, उसको कम कर देते हैं। जब उसको लोअर कर देते हैं, तो जो रिएक्टेंट है वो इजीली प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन की। एंजाइम कहाँ पर लोकेट रहते हैं? ऑब्वियसली जहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन होनी है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होनी है, एंजाइम्स की लोकेशन वही होगी। तो जैसे साइक्लिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम साइटोसोल में प्रेजेंट है, उसी तरह एंजाइम्स रिएक्शन वहाँ होती है जहाँ पर रिएक्शन होनी होती है, वहीं पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो लोकेशन इज द साइट ऑफ रिएक्शन। लोकेशन इज द साइट ऑफ रिएक्शन। अब एंजाइम्स की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? मैंने बताया एंजाइम्स प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उसी तरह राइबोसिफिकली एंजाइम्स की भी सिंथेसिस होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस एज नेचुरल ट्रांसलेशन के थ्रू होती है। उन प्रोटीन्स में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है और उससे एंजाइम की सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस होती है। सो हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम्स स्पेसिफिसिटी की। तो
एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स ऐसा नहीं कि एक एंजाइम हर तरह के सबस्ट्रेट पर वर्क कर देगा, या फिर एक तरह के एंजाइम हर तरह की रिएक्शन को हर तरह की रिएक्शन को तो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक होने का मतलब है एक तरह का एंजाइम सिर्फ एक ही तरह की रिएक्शन या एक ही तरह के सबस्ट्रेट्स पर वर्क करता है और रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। सो एंजाइम स्पेसिफिसिटी 4 तरह की होती है। इट इज ऑफ बेसिकली 4 टाइप्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। और रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स को हम रेगुलेट भी कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइमेटिक जो प्रोसेसेस होती हैं वो सब हाईली रेगुलेटेड होती हैं। जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता रहता है, उसमें जो जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, कोई भी रिएक्शन चाहे वो एनर्जी जनरेटिंग हो या फिर फैट मेटाबॉलिज्म की, सारी रिएक्शन हाईली रेगुलेटेड होती हैं। उनमें बहुत सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म रहते हैं, इनहिबिटर मैकेनिज्म रहती है, फीडबैक मैकेनिज्म रहती है, फॉस्फोराइलेशन की फॉस्फोराइलेशन, तो इस तरह की बहुत सारी मैकेनिज्म रहती है जिनके थ्रू एंजाइम्स की एक्टिविटी का रेगुलेशन होता रहता है। तो अब अगर हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें एंजाइम्स की, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले आता है जो एंजाइम्स कोलाइडल नेचर में होते हैं। नेचर में कोलाइडल नेचर होता है। जैसे हमने कोलाइडी सॉल्यूशंस पढ़े थे, इसी तरह कोलाइड इन नेचर, मतलब एंजाइम कितने पार्टिकल्स होते हैं, एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, तो एंजाइम्स का जो साइज होता है 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। और इस वजह से ये नॉन डायलिजिबल होते हैं, मतलब इनकी डायलिसिस नहीं की जा सकती है। ये नॉन डायलिजिबल होते हैं, इनकी डायलिसिस नहीं होती है। सेकंड, ये एंजाइम्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में डायरेक्ट डाइल्यूट अल्कोहल में एंड डाइल्यूट ग्लिसरॉल में, ये सॉल्युबल होते हैं। एंजाइम्स इनका प्रेसिपिटेशन भी किया जा सकता है। इनका प्रेसिपिटेशन एसिड, बेस एंड हेवी मेटल आयंस के थ्रू हम कर सकते हैं। सो एंजाइम्स का प्रेसिपिटेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। ये हमेशा किसी भी रिएक्शन के रेट को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, बट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट ये नहीं करते हैं। तो ये कैटलिस्ट हैं, बट ये रिएक्शन इनिशिएटर नहीं है। सो डू नॉट स्टार्ट रिएक्शन। Do not initiate. रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हैं। और अब एंजाइम्स जो एम्फोटेरिक के नेचर होते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एज अ एसिड एंड एज अ बेस दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं, तो उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स एम्फोटेरिक के नेचर होते हैं, तो उन्हीं क्योंकि एमिनो एसिड्स एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं और एंजाइम्स किससे बने होते हैं, ये भी अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो इसीलिए एंजाइम्स भी एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। और जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये मूव करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेट चार्ज। उनका नेट चार्ज जिस तरफ है उस तरह ये मूव करते हैं एंजाइम्स। तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज मूव करते हैं। तो एंजाइम्स और एम्फोटेरिक इन नेचर। तो मैंने बात की कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम स्पेसिफिसिटी की अभी हम बात करेंगे। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, ये हाईली रेगुलेटेड होते हैं और ये कोलाइडल इन नेचर होते हैं और इनका साइज 1 to 100 नैनोमीटर के अंदर होता है। तो जब इनका साइज इस रेंज में होता है तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को ये पार नहीं कर पाते, क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए नॉन डायलेजेबल होते हैं, इनकी डायलेशन नहीं की जा सकती है। ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, डाइल्यूट अल्कोहल में, डाइल्यूट ग्लिसरॉल में, और इनका प्रेसिपिटेशन भी किया जा सकता है एसिड बेस एंड सम हेवी मेटल्स आयन के द्वारा। एंड दे डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। एंजाइम्स रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं लेकिन ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते और ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपने चार्ज के अकॉर्डिंग ये मूव करते हैं। एंजाइम्स सेंसिटिव होते हैं हीट एंड पीएच के। दीज आर सेंसिटिव टू हीट एंड पीएच। ऑब्वियसली एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन हीट और पीएच से लेकर सेंसिटिव होती हैं। जब हम हीट टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो प्रोटीन डिनेचरेशन हो जाता है। तो इसी तरह जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डिनेचरेशन हो जाएगा। इसी वजह से एंजाइम्स भी हीट सेंसिटिव होते हैं। और पीएच, जब पीएच ज़्यादा एसिडिक कर देंगे एक ऑप्टिमम रेंज से हट करके और ज़्यादा बेसिक कर देंगे तब भी प्रोटीन का डिनेचरेशन हो जाता है। सिंगल वे में एंजाइम्स का भी डिनेचरेशन हो जाएगा। अब जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे टैग पॉलीमर्स हमने सुना होगा, इसका यूज पीसीआर में करते हैं। तो वो जो ऑप्टिमम रेंज जो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए है उससे वो कहीं ज़्यादा, वो 70 डिग्री के ऊपर वो वर्क कर लेता है। सो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हीट के जो बैरियर को ही क्रॉस कर जाते हैं और हीट चेंज को भी रेसिस्ट करके वर्क करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो उसका हैबिटेट कहाँ पर है, वो और किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और वो उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहाँ पर है। तो जो थर्मोसेट जो मैंने आपको टैग पॉलीमरेज बताया, ये थर्मस एक्वेटिकस, ये इस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो एंजाइम टैग पॉलीमरेज। तो ये हॉट वाटर लेक्स में रहता है। इस वजह से हॉट वाटर लेक में टेम्परेचर कभी 70-80 डिग्री के नीचे होगा ही नहीं। तो इस वजह से जो टैग पॉलीमरेज है वो डीएनए का रेप्लिकेशन उस स्टेज पर भी उस टेम्परेचर में करने के कैपेबल है। सो बट ये इज द पॉइंट, एंजाइम्स आर हीट एंड पीएच सेंसिटिव। फिर हम बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी। सो एंजाइम्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल इन द सेंस वो किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप पीएच। सेल टाइप जो सॉल्यूशन सेल का होता है उसमें जो उसका पीएच होता है, उसका पीएच और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, उस बेसिस पर ये एंजाइम रिवर्स रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकता है या एंजाइम रिवर्सिबल रिएक्शन भी शो कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं एंजाइम्स की और इसमें मैं जनरल एस्पेक्ट्स की बात की। अब मैं बात करूंगा राइबोजाइम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल टॉक अबाउट राइबोजाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।